नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। चुनावी चाय में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। किरण देव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी चाय पर हमारी ये बातचीत होती है। मैराथन कैंपेनिंग से आप इस वक्त आ रहे हैं, चेहरे पर थकान भी नजर आ रही है। नहीं, स्वाभाविक है। और लोकसभा में कैंपेनिंग की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से आज आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे दोनों ही मंत्री बस्तर से आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय ओपी चौधरी जी और मैं स्वयं आज हमारे दंतेवाड़ा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन था विधानसभा स्तरीय, और उसके बाद फिर नारायणपुर के बेनूर में एक जनसभा थी मुख्यमंत्री जी की, तो वहाँ से सीधे फिर वापसी। इतनी मशक्कत आप लोग कर रहे हैं, तैयारी चल कैसे रही है? भाजपा ने जो टारगेट रखा है, साधने की रणनीति क्या है भाजपा की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अपने काम करने की एक पद्धति है, एक योजना है। राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो निर्देश है और जो लोकसभा की दृष्टि से, चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं और जो प्रदेश से कार्यक्रम बनते हैं जी, उनका क्रियान्वयन नीचे स्तर तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही और सरकार के गठन के पश्चात से ही और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी हमारे प्रभारी जी हों, चुनाव के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का निरंतर प्रवास हो रहा है। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, आज वो भी बस्तर के प्रवास में हैं। अलग अलग स्तर पर हमारी तैयारियां हुई हैं और उसी समय से हम लोकसभा की तैयारियों में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी, नेता, हमारे सभी, और अब जब आचार संहिता लगने के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास रोज का बन रहा है। हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे पूर्व के सांसद हों, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों की पूरी टीम हमारे बूथ लेवल तक और विभिन्न ऐसे 11 हमारे जो गतिविधियां हैं जो बूथ पे संचालित होनी है, उसको लेकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 3 महीने की सरकार हो गई है, 2-2.5 महीने शायद आपको प्रदेश अध्यक्ष हुए हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही लोकसभा का एक बड़ा दायित्व आपके कंधों पर है, और ये कहा भी जाता है कि जिस स्टेट में जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है उसकी अगुवाई में चुनाव होता है। एक बड़ा बोझ नहीं लग रहा है इस वक्त आपके सिर पर? नहीं, एक तो पहली बात तो यह है कि काम करने की आदत सी है। पहले से ही संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न दायित्वों में रखा है और उसके अलावा कोई एक अकेले का काम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी परस्पर आपसी समन्वय और सामूहिकता के साथ और सब लोग मिलजुल कर और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। सरगुजा से मुख्यमंत्री आते हैं, बस्तर से आप आते हैं, ये सामंजस्य बनाने की रणनीति किस तरीके की भाजपा की थी? एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक जनरल कैटेगरी से प्रदेश अध्यक्ष, और सरकार जो बनी उसमें अलग अलग वर्ग को बीजेपी ने साधने की भरपूर कोशिश भी की है। लोकसभा चुनाव क्या एक बड़ा एक फैक्टर था कि इस तरीके से कास्ट इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग, भौगोलिक संतुलन बनाने की बीजेपी ने रणनीति बनाई? भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है, वो चुनाव छोटा हो या बड़ा। फिर रह गई सब जो आपने पूछा कि सरगुजा से और बस्तर से प्रतिनिधित्व, सरगुजा से प्रतिनिधित्व, विभिन्न समाज, विभिन्न वर्गों को लेके चलने का काम, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्री है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को लेकर जो उनकी अवधारणा है, उनका मूल मंत्र है। उसमें लेकर सभी को समाहित करते हुए सामूहिकता के साथ, परस्पर समन्वय के साथ, सभी के साथ संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार की जो कार्य योजना है, उनकी गतिविधियां जो इस तरीके से जो गरीब तबकों के लिए या समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए जो योजना है, वो सबके साथ मिलकर उसको नीचे तक पहुंचाना है। आप बस्तर से आते हैं, बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने चुना। 2019 के चुनाव में बस्तर ही एक ऐसी सीट रही, राज्य की 2 सीटों में कोरबा के बाद बस्तर एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी को तमाम जद्दोजहद करने के बाद, प्रचंड मोदी लहर के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। इस दफे नजरिया तो बदला ही होगा। स्वाभाविक है कि डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी करती है, सरकार में बीजेपी काबिज है। पिछली दफे
खामियां क्या रही, इसे ढूंढने की कोशिश क्या भाजपा ने की थी? नहीं, संगठन में सभी प्रकार से, चाहे वो चुनाव हो या संगठन की गतिविधियां हो या कार्यक्रम हो, उसकी निरंतर समीक्षा होती है और उसमें निकल के आता है। हर चुनाव में हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। स्वाभाविक रूप से अगर किसी जगह, पिछली बार हमारी 2 बस्तर और कोरबा लोकसभा सीट हमने लूज की थी और उस पर भी विचार मंथन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर किया है, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी सभी लोगों ने मिलकर किया है। निश्चित रूप से कार्य योजना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य साधा है वो है 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का। कहीं किसी कोई कमी रह गई होगी, कहीं कोई कोना छूट गया होगा, तो बहुत ज्यादा अंतर से दोनों लोकसभा नहीं, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कौन सा कोना था, बीजेपी ने आइडेंटिफाइड नहीं किया क्या अभी तक? आइडेंटिफाइड होकर उस पर अच्छे से काम हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के समन्वय के साथ बहुत अच्छे से काम चालू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वर्ष भर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य रहता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना बनती है, जो प्रदेश में जो उसको कार्य योजना को क्रियान्वयन करने की जो रणनीति बनती है, उस पर अब काम किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का बहुत स्नेह, बहुत ही उनका आशीर्वाद पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गया। मोदी जी की गारंटी की जो योजनाएं हैं उस पर फोकस करके और उन तक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन के पश्चात ही 30 दिनों के अंदर ही आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ मोदी जी की गारंटी की उन योजनाओं को हितग्राहियों तक, जिनके लिए ये योजना बनी हुई है, पहुंचाने का काम किया है। चाय भी आ गई है, बात चाय पीते पीते बातचीत हो तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही चुनावी चाय है। तो चाय के स्वाद के साथ साथ सियासी बातचीत का जो एक पुराना गठजोड़ है, वो ज्यादा मुफीद होगा। लीजिए। चाय की चुस्की सियासत का एक बड़ा नज़दीक का रिश्ता भी रहा है। चुनावी नतीजे जब आएंगे तो ये जो हम चाय पी रहे हैं, इसकी मिठास जो इस वक्त इसमें घुली होगी, नतीजों के साथ कितनी मीठी होगी और कितनी कड़वाहट आएगी? नहीं, मीठी होगी। चाय पर चर्चा मोदी जी का एक विशेष वो था, पक्ष था, जिसपे कि विगत चुनाव में हम चाय पे चर्चा के एक अभियान के रूप में भी लिया था और पूरे देश में, और एक वो सी बन गई थी, अवधारणा सी बन गई थी कि 4 से 7, 8, 10, 15 ऐसे समूह में बैठ के और चाय पर चर्चा, आपस में बातचीत जी, विभिन्न विषयों पर, उस पर विषय भी आ जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है। अच्छा, एक ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर राज्य गठन के बाद, 2004 का चुनाव हो, 9 का हो, 14 का हो, 19 का हो, कांग्रेस के पास सीटें जाती रही हैं, 1-2 सीटें होती रही हैं। क्या ये चुनाव बीजेपी के नजरिए से इतिहास रचने वाला साबित होगा या दर्ज होगा? डेफिनेटली जिस रणनीति के साथ, जिस योजना के साथ और जिस प्रतिज्ञा के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी, मैंने पहले भी कहा, सभी हमारे, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों, हमारे बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य साध के रखा है और जिस तरीके से कार्यक्रम निश्चित हुए हैं और जनता में जिस तरीके का रिस्पांस है मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के ऊपर, क्योंकि जिस तेजी से इन 10 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित हैं, विकास को लेकर नए आयाम स्थापित हुए हैं मोदी जी की कार्य योजना के आधार पर, उनके कार्यक्रमों के आधार पर, उनकी जो देश को विकास की ओर ले जाने की जो उनकी इच्छा है, उनका है भी विकासशील। जब आप ये बात कर रहे हैं कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को इस बात का डर कहां से पैदा हो गया कि बीजेपी को ये नौबत आ गई कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल किया जाए? एक कैंपेनिंग के साथ एक आरोप भी चरणदास महंत ने लगाया कि भाजपा हमारे नेताओं पर दबाव डाल रही है पार्टी में शामिल होने के लिए। एक भी ऐसी कोई बात अगर सामने आई होगी तो आपसे छुपी नहीं रह जाती। मेरा ये कहना है कि वे अपने संगठन को अगर समुचित रूप से संभाल नहीं पा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं में किसी तरीके से संगठन के प्रति विश्वास में कमी आ रही है और मोदी जी के कार्य योजना पर,
या ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने की पद्धति है, हमारा रीति नीति सिद्धांत अनुशासन से प्रेरित होकर, और जिस तरीके से अगर कोई भी तो परिवार बढ़ता है स्वाभाविक रूप से। विभिन्न समाज विभिन्न वर्गों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करते आ रही थी, तो ये तो उनको चिंता करना चाहिए। चिंता करना चाहिए, ठीक है, ये तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर जाकर ठहर जाती है कि जिन नेताओं को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ये वैसे नेता हैं जो भाजपा की आइडियोलॉजी को लेकर जमकर पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। अब पार्टी प्रवेश करने के बाद विचारधारा का ये जो 360 डिग्री टर्नआउट जो एक नज़र जो आता है, इसे लेकर बीजेपी का परसेप्शन क्या है? बीजेपी जैसा ऐसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं। हम भी इस चीज़ को देखते हैं और इसकी पूरे परीक्षण भी करते हैं कि किनको आना है किनको नहीं आना है, और इस तरीके से, और अगर विश्वास माने तो बहुत बड़ी संख्या है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी संख्या में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और स्वाभाविक रूप से बाकायदा बातचीत होती है आपस में, वरिष्ठ लोगों के साथ सब आपस में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो ऐसा है कि जिनका आना चाहिए और उनका स्वागत है। एक उदाहरण दूंगा, लुंड्रा और सामरी सीट से चिंतामणि महाराज कांग्रेस की टिकट से विधायक थे, टिकट कटी, भाजपा में वो शामिल हो गए। उन्होंने शर्त भी रख दी कि लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है, बीजेपी मान भी ली। इसी में उदाहरण ये भी है कि ईडी की चार्जशीट में भी चिंतामणि महाराज का नाम था। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में चिंतामणि महाराज धुल गए। नहीं, ये न मालूम कहाँ से ये बात उठी है कि उनकी शर्त थी और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का आधारित अपनी योजना जो रहती है, उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का जो विज़न है उनका, उसको लेके और उनका प्रवेश रहा, चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित होगी उनकी। इसमें चिंता उनको करना, कांग्रेस इसमें चिंता स्वाभाविक करेंगे और कुछ ना कुछ टिप्पणी निश्चित रूप से करेंगे। तो उन टिप्पणियों को ध्यान में न रखते हुए हमारा सीधा ये है, हमारा लक्ष्य एक है कि हमको अपनी प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर जा रही है। हमारा ध्येय इतना है। बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव में मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। इस चुनाव में बीजेपी के कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? क्या मोदी का विकास का या डेवलपमेंट का जो मॉडल हम देखते हैं वो एक बड़ा फैक्टर होगा मतदाताओं के बीच जाने के लिहाज से, या राज्य में जिस तरीके से सहायक सरकार काम कर रही है ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा? दोनों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, और जो सीधे उनके खातों में जाने का था वो काम तो किसान सम्मान निधि वाला हो गया, लेकिन बाकी योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री आवास को लटकाने का काम किया गया या हितग्राहियों को लाभ मिलने नहीं दिया गया जिनके लिए ये योजना बनी थी। इसी प्रकार की उनकी कई कल्याणकारी, आयुष्मान भारत के साथ वही हुआ। मेरा ये कहने का अर्थ यह है कि उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज ऐसा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं है जिससे कि मोदी जी की योजनाओं की 5 से 7 या 10 ऐसे कोई योजनाओं का लाभ उनको न मिल रहा हो। और उसके बाद उनकी गारंटी की योजना पर हमने विधानसभा चुनाव में जो वचन दिया था जनता के बीच में, देखिए आप, ये तो अभूतपूर्व है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे देश में। जिस तरीके से सरकार के बनते ही विष्णुदेव साय जी के शपथ लेने के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने निर्णय जो लिए, और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उस वचनों को निभाया है, जैसे कि महतारी वंदन की बात हमने की थी, तुरंत ही महतारी वंदन का पहला किस्त 72 लाख से भी ज़्यादा हमारी जो बहनें हैं मातृशक्तियों के खाते में भेजने का काम उन्होंने किया। ये वचन निभाने का काम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो गरीब परिवार को आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में, उनके साथ न्याय हुआ, वो वचन पूरा हुआ। हमने 3100 में धान खरीदने की बात कही थी, MSP उनके आ गया, उनके खाते में चला गया। 917 रुपये का जो डिफरेंस मनी है किसानों के खातों में प्रति क्विंटल के हिसाब से चले जाना हुआ। निश्चित समय अवधि में, ऐसा नहीं है कि हमने वादा कर दिया, घोषणा पत्र में ले आए और उसके बाद 5 साल की सरकार चलेगी। महज 90 दिन में, 3 महीने में
और मैं सोचता हूं कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हितग्राहियों के इन विभिन्न योजनाओं में डालने का काम हुआ है। तेंदुपत्ता का विषय था हमारी जब पूर्व में 15 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये निर्णय था। उस निर्णय को इन 5 साल के सरकार में कांग्रेस की सरकार ने तो 2 या 3 दिन खरीदी करके बंद कर देने का निर्णय लिया। उस निर्णय को फिर वापस लाया गया और अब तो 4,000 से 5,500 रुपये प्रति संग्राहकों को मानक पूरक दर से देने का निर्णय हुआ है। उसकी घोषणा हुई है कोंडागांव में एक बड़ी सभा में और ये कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इस तरीके से जनता के विश्वास पर खरे उतरना, हमने जो जनता को वचन दिया और हम तो हमेशा कहते हैं भाजपा जो कहती है वो करती है, उसको चरितार्थ करने का काम किया है। ये 5 साल का काम 3 महीने में करने की बात जो आपने की, शायद इसे ही कांग्रेस एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि चुनावी नतीजे जो हैं अपने पक्ष में करने के लिए इस तरीके से बीजेपी ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद तमाम अपने वादों को पूरा करने की जल्दबाजी दिखाई। इस पर कांग्रेस को तो आपत्ति करने का कोई हक ही नहीं है। 5 वर्ष उनकी सरकार थी, चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, 36 प्रकार के घोषणा छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए उन्होंने किया था। किस घोषणा को उन्होंने पूरा किया? आप कुछ करोगे नहीं, आप में क्षमता नहीं है कुछ करने की या विजन नहीं है, और दूसरे जो करें, भारतीय जनता पार्टी करे तो आप उसमें आपत्ति करते। जरा जनता के सामने जाके ये बोले कि क्यों दिया आपको, जनता को ये कहें कि नहीं ये 18 लाख परिवार आवास को नहीं देना था भाजपा को, इतनी जल्दी कैसे दे दिया? महतारी वंदन की योजना का इतना जल्दी कैसे दे दिया? ये तो अच्छी बात है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपने तो कुछ किया ही नहीं, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी करना मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े चेहरों को चुनाव में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट दे दी। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, उन्हें महासमुंद भेज दिया। विकास उपाध्याय विधायक थे, उन्हें रायपुर लोकसभा बृजमोहन अग्रवाल जो हैं उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। कांग्रेस की जो इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा दो, बीजेपी का रुख क्या है? नहीं, कांग्रेस के स्ट्रेटजी पे हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, ये जिन बड़े नेताओं का आप नाम दे रहे हैं उनमें से किसी 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको तो विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र से पराजित हुए हुए। आज वे अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा ये कहने का मतलब है, आपने तो पराजय का सामना किया है, आप अपने क्षेत्र में लड़ें, बड़े नेता फिर अपने क्षेत्र छोड़ें। मेरा इसमें कुछ वो नहीं है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना है मुझको, लेकिन मुझे ये कहना है कि इस तरीके से 5 सीट अभी तक घोषणा नहीं हुई है, फिर वो अभी क्या 6 ही बड़े नेता हैं क्या प्रदेश में? कहीं ना कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता है। मैं तो सीधे सीधे इस बात को कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास में कहीं कहीं कमी झलकती है। जनता के बीच कैसे जाएं जब हमने जनता के लिए कुछ किया नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताश के पत्तों की तरफ फेंट कर कोई कार्ड निकल जाए और उसे टिकट दे दें? इस मोड पर काम करती हुई पार्टी दिख रही हो? नहीं, ऐसा तो वो उनके ऊपर है कि किस तरीके से इसको ले रहे हैं। और मुझे तो जैसे बस्तर है, बस्तर का तो नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो रही है, तो अब अभी तक तो वहाँ प्रत्याशी नहीं है। हालांकि ये उनका विषय है, उनको सोचने समझने का विषय है, लेकिन जनता के बीच, और जनता तो इस बात को देख रही है और सब कुछ समझ रही है। आप अपनी टिकटों को तो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के अच्छे जो काम हो रहे हैं उस पर टिप्पणी करते हैं, ये समस्या पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने के फैसले पर क्या किसी तरीके की स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत पड़ी क्या बीजेपी को? नहीं, वहाँ संतोष पांडे जी हमारे प्रत्याशी हैं, वो सांसद हैं वर्तमान में भी, और स्वाभाविक रूप से बहुत मेहनत किया है उन्होंने भी, और बहुत अच्छी छवि उनकी है उस क्षेत्र में, और बड़े कार्यकर्ताओं का, सभी वरिष्ठ नेताओं का और सभी का समन्वय सहयोग के साथ, और निरंतर हमारे प्रचार का काम हो, चाहे हमारे व्यवस्थित रूप से बैठने का काम हो, बैठकों का क्रम हो, हमारे कार्यकर्ता सम्मेलनों का माध्यम हो, निश्चित रूप से सभी अच्छे से चल रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित। महादेव ऐप का मुद्दा जोर शोर से पिछले दिनों उठा,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया। भूपेश बघेल इस पर सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की वजह से और चुनाव करीब होने की वजह से इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। पॉलिटिकली किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या भूपेश बघेल का जो एलिगेशन है ये तटस्थ है या? पहली बात तो यह है कि कैसा राजनीतिक द्वेष। ये जो महादेव ऐप का मामला है, ये कोई हमारी सरकार बनने के बाद इस पर जांच नहीं बैठी है। जांच तो इनकी सरकार के समय से ही प्रारंभ हुई है, कांग्रेस की सरकार के समय से ही। अब जो बयानों में, जांच एजेंसियों के बयान में जो कानून प्रक्रिया से होकर गुजरने वाले तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो सामने आई होंगी। निश्चित रूप से संचालकों का या किन्हीं के बयान पर अगर कुछ उनका नाम आया होगा तो, और इसमें बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे जांच से क्यों भागना, मैं जांच से क्यों डरूं? अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो स्वाभाविक रूप से मैं जांच का सामना करूं। हमारे भूपेश बघेल जी को भी जांच का सामना बिल्कुल करना चाहिए, और अगर निर्दोष होंगे तो वो सामने आ जाएगा, दोषी होंगे तो वो सामने आ जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कहीं से ये पॉलिटिकल, कहीं से ये चुनाव का जिस तरीके से एलिगेशन है कि चुनाव के पहले एफआईआर दर्ज कर दी गई। नहीं, ये तो देखिए, किसी भी संवैधानिक संस्था पर और कानून के ऊपर हमेशा उंगली उठाना, हमेशा उस पर उसको नहीं मानना, ये तो इनकी एक कार्य योजना का हिस्सा है। निश्चित रूप से हमेशा से ये किसी को मानते ही नहीं, किसी संवैधानिक संस्था को कभी इन्होंने स्वीकारा ही नहीं। तो अब उसका सामना करने से सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर निर्दोष अगर कोई है किसी मामले में तो फिर डर काहे का? मैं तो कहता हूं कि जांच का स्वागत करना चाहिए और उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। बीजेपी पर लौटते हैं, टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या रहा? क्योंकि इतने चौंकाने वाले नाम इस वक्त बीजेपी के सामने से निकलकर सामने आए। बस्तर का जिक्र करें या रायपुर लोकसभा सीट का ही जिक्र कर लें, सरकार में मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल। किसी ने सोचा नहीं था बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्य योजना है। अब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी और प्रदेश स्तर पर हमारी बैठकों की समिति की बात होती है, विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जो अच्छा होता है उस पर निर्णय होता है। और स्वाभाविक रूप से बृजमोहन जी एक कद्दावर नेता हैं, और रायपुर से अगर वो प्रत्याशी हैं, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और उसका पूरा आसपास के लोकसभा उसमें भी बहुत अच्छा जनमानस पे एक प्रभाव पड़ा है। और आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक विजय प्रचंड मतों से होगी। अपराजय योद्धा है बृजमोहन जी। अच्छा, चाय भी खत्म हो गई है, बातचीत भी खत्म अब करते हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि 11 में 11 सीटों का दावा तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या किसी सीट पर कोई चुनौती है क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य साध के रखा है, लक्ष्य लिया है कि 11 की 11 सीट हम छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीटें जीतकर हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 11 कमल पुष्प भेंट करेंगे। उसके लिए रात दिन जितना भी हम मेहनत करेंगे, जो भी हमारे कार्य योजना है, कार्यक्रम है, उसको नीचे तक संचालित करने के लिए दिन रात आप देख लीजिए। आपको सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, सारे हमारे प्रभारी जी का आगमन हुआ है, आदरणीय नितिन नवीन जी का, उनका प्रवास चल रहा है। आज वो जांजगीर और राजनांदगांव में हैं, कल भी वो यहीं थे। देर रात तक प्रबंध समिति के विभिन्न विभागों की बैठक उन्होंने ली, अपना मार्गदर्शन उन्होंने दिया। उसी प्रकार हमारे महामंत्री संगठन और हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी और पवन शाह जी का बस्तर का दौरा चल रहा है। अभी हम सब अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का प्रवास है, सारे मंत्रीगण प्रवास में। तो माना जाए 11 की 11 सीट जीतने का लक्ष्य है, और उस पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। दावा तो यही है कि 11 की 11 जो लोकसभा सीटें राज्य की हैं, बीजेपी जीत दर्ज करेगी। हालांकि जब नतीजे आएंगे तब इतिहास में यह दर्ज होता है या राज्य गठन के बाद से हुए अब तक के चुनाव में जिस तरीके से नतीजे रहे हैं उस रूप में नतीजे देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चाय की अगली चुस्कियां किसी नए मेहमान के साथ लेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।